हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम मारवाड़ के रावचंद्र सेन के विषय में चर्चा करेंगे, जिन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक या भूला बिसरा राजा या महाराणा प्रताप का, मेवाड़ के महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक वो माना जाता है। क्योंकि हमने पिछले व्याख्यान में मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विषय में चर्चा की। हमने देखा कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अन्य राजपूत शासकों की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार न कर करके अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है वो जीवन पर्यंत है वो मुगलों के साथ, विशेष रूप से अकबर के साथ संघर्ष किया। उसी प्रकार मारवाड़ के महाराणा प्रताप है, उन्होंने भी है वो अधीनता स्वीकार ने, अकबर की अधीनता स्वीकार न करके है वो जीवन पर्यंत है वो अकबर से है वो संघर्ष किया। इसलिए इन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप है वो कहा जाता है, क्योंकि दोनों की नीति है वो एक तरह से थी, संघर्ष की थी। राजसी वैभव और राजसी भोग विलास को त्याग कर करके के स्थान पर है उन्होंने संघर्ष का और कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करने का वो निर्णय लिया। इसलिए दोनों की नीतियाँ वो समान थी, इसलिए इन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप है वो भी कहा जाता है। मारवाड़ का भूरा बिसरा राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार महाराणा प्रताप की उपलब्धियों को उजागर किया गया इतिहासकारों ने, उसी प्रकार जो मारवाड़ के रावचंद्र सेन ने भी है वो मुगलों के साथ संघर्ष की नीति अपनाई थी और अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चाहते तो वो ऐसा कर सकते थे, अधीनता स्वीकार कर सकते थे, लेकिन नहीं की। लेकिन उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको उस तरह से उजागर नहीं किया गया जिस तरह से उजागर किया जाना चाहिए था। इसलिए उसे मारवाड़ का भूला बिसरा है वो राजा भी कहा जाता है। और मारवाड़ का जो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक है या मार्गदर्शक इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाराणा प्रताप से पहले अकबर ने जो 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 मारवाड़ के शासक जो रावचंद्र सेन है उन्होंने उस नीति का अनुसरण किया, संघर्ष की नीति का अनुसरण किया, जो हम कहें कि छापामार युद्ध नीति का जो अनुसरण किया, उसी नीति का जो अनुसरण है वो बाद में है वो उसी नीति का अनुसरण करते हुए उसी नीति का अनुसरण है बाद में महाराणा प्रताप ने किया। तो हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप है उन्होंने एक तरह से क्या है कि मार्गदर्शन प्राप्त किया रावचंद्र सेन ने, इसलिए महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी है कहा जाता है। तो देखिएगा, महाराणा प्रताप जैसे कि मैंने आपको बताया कि रावचंद्र सेन है राव मालदेव के पुत्र थे और 16 जुलाई 1541 को आपका जन्म हुआ था। और आप जो मालदेव आप जो मालदेव की जो ये आपकी मदर है वो रानी स्वरूपदेव थी और स्वरूपदेव के कहने पर भी कहने से ही है राव जो चंद्रसेन है उसको है वो मारवाड़ का शासक है वो नियुक्त किया गया था। 1562 में नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन ज्येष्ठ पुत्रों की जो अवहेलना की गई थी, ऐसी स्थिति के अंदर है वो राम सिंह और उदय सिंह किस तरह से मुगल दरबार में चले जाते हैं और किस तरह से क्या है कि लोहागढ़ के युद्ध में यद्यपि है वो रावचंद्र सेन उदय सिंह को पराजित कर देता है, लेकिन जब मुगल दरबार में जाते हैं तो मुगल दरबार के अंदर अकबर है वो किस प्रकार है वो हुसैन कुली खां के नेतृत्व के अंदर एक सेना भेजता है और वो सेना है वो जोधपुर पर अधिकार कर लेती है। और ऐसी स्थिति में रावचंद्र सेन है वो जोधपुर छोड़ करके है वो भादरजून चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि 31 दिसंबर 1562 को है वो रावचंद्र सेन है वो जोधपुर के शासक बनते हैं, लेकिन 1564 के अंदर उनको है वो जोधपुर है वो छोड़ना पड़ता है। और इसी बीच है जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर है वो नागौर के अंदर एक दरबार का आयोजन करते हैं 1570 में। और 1570 में अकबर जो नागौर दरबार का जो आयोजन करते हैं वो एक प्रकार से क्या है कि अकबर उस समय है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने के लिए वो जाते हैं और रास्ते के अंदर नागौर के अंदर दरबार का आयोजन करते हैं। और उस दरबार के आयोजन करने का उद्देश्य ये था क्योंकि उस समय 1570 से पहले ही जैसे आप जानते हैं कि आमेर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अपनी लड़की हरकाबाई का विवाह है वो अकबर से कर दिया था। तो अकबर ये जानना चाहता था कि जिस तरह से भारमल की टेंडेंसी है उसी तरह से राजस्थान के अन्य राजपूत शासकों की क्या प्रवृत्ति है, वो क्या अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार कर लेंगे या उनकी कोई दूसरी नीति है। इस नीति को वो मुगल दरबार के माध्यम से जानना चाहता था। और दूसरा क्या था कि इस समय है वो राजस्थान के अंदर अकाल पड़ गया था और अकाल पड़ने की स्थिति के अंदर अकबर इसका एक तरह से क्या है कि एक तरह से
इसका लाभ उठाना चाहता था और जो राजस्थान की जो आम जनता, राजपूताना की आम जनता, उससे कनेक्ट होना चाहता था। और इसके लिए उसने क्या है कि यहाँ एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसको शुक्र तालाब है वो कहा जाता है। तो शुक्र तालाब के माध्यम से है उन्होंने एक तरह से अकाल राहत का जो कार्य है वो प्रारंभ किया, जिससे कि राजपूताना की आम लोग हैं वो उनसे जुड़ सके। तो इस तरह से क्या है कि नागौर दरबार का इन दो उद्देश्यों को लेकर के है, राजपूत शासकों की टेंडेंसी को जानने के लिए और राजपूताना की आम जनता से कनेक्ट होने के लिए, उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए है, उनके उनके दिमाग में अच्छा दिखने के लिए है, वो किस तरह से अकबर है वो नागौर दरबार का आयोजन करता है। और इस दरबार के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि राजपूताना के अनेक शासक है इस मुगल दरबार के अंदर है वो सम्मिलित होते हैं। और इन शासकों के अंदर हम बात करें तो राव बीकानेर का शासक ल्याव कल्याणमल है, वो न केवल खुद मुगल दरबार में उपस्थित होता है, अपितु अपने पुत्र राय सिंह और अपने पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ के साथ है वो मुगल दरबार के अंदर है वो उपस्थित होता है। और उसका फ़ायदा भी है वो राव कल्याणमल को मिलता है, क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि किस प्रकार राय सिंह को है, रायमल के पुत्र कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को है वो जोधपुर का प्रशासक है वो अकबर नियुक्त कर देता है। और इसी तरह से जैसलमेर के शासक है हर्राय भाटी है, रणथंभौर के शासक सुरजन हांडा है, वो उपस्थित होते हैं। और इन शासकों के साथ साथ ये शासक तो उपस्थित होते ही हैं, लेकिन इन शासकों के साथ साथ आप जानते हैं कि मारवाड़ का जो शासक राव चंद्रसेन है वो, हालांकि अब इस समय भाद्रजून था, तो वो भी भाद्रजून से है वो आते हैं मुगल दरबार के अंदर। लेकिन राव चंद्रसेन ये देखते हैं कि यहाँ उनके जो भाई हैं राम सिंह और उदय सिंह पहले से ही मुगल दरबार के अंदर हैं, और राव चंद्रसेन को यथोचित सम्मान भी मुगल दरबार में नहीं मिला था जो उनके दरबार में वो मिलना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि राव चंद्रसेन है वो मुगल दरबार को छोड़ करके वापस भाद्रजून है वो चले, जब वापस भाद्रजून चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर अकबर है वो राव चंद्रसेन को बंदी बनाने के लिए अपनी सेना भेजता है। और राव चंद्रसेन को बंदी बनाने के लिए अपनी सेना भेजता है, और जलाल खां के नेतृत्व में भाद्रजून जब सेना भेजता है तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि जलाल खां है वो राव चंद्रसेन को बंदी बनाने में सफल रहता है। उसके बाद में किस तरह से शाहबाज खां को है वो भाद्रजून है वो भेजता है, के नेतृत्व में सेना भेजता है। और जब जो 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 एक तरह से मुग़ल सेना है वो एक तरह से भाद्रजून पर जब अधिकार कर लेती है, और एक तरह से सोजत का जो इलाका है वहाँ पर भी कल्ला राठौड़ है वो एक प्रकार से जो अकबर की सेना वो उसका अधिकार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अकबर जो राव चंद्रसेन है वो भाद्रजून को छोड़ करके सिवाना चले जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि सिवाना है वो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली था। सिवाना का जो दुर्ग है मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली है वो माना जाता था, क्योंकि विकट परिस्थितियों के अंदर है वो मारवाड़ के शासक है सिवाना के दुर्ग के अंदर ही वो शरण लेते थे। तो जब सिवाना के दुर्ग पर भी जब मुग़ल सेना ने जब अधिकार कर लिया तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि अकबर है जो राव चंद्रसेन है वो सिवाना का जो दुर्ग है वो कल्ला राठौड़ को सौंप करके है वो सारण के जंगलों के अंदर चले जाते हैं। और सारण के जंगलों के अंदर है वो छापामार युद्ध नीति के द्वारा अकबर के साथ वो संघर्ष करते हैं। और हालांकि अपनी मृत्यु से पहले वो सोजत के क्षेत्र पर है वो राव चंद्रसेन ने अधिकार कर लिया था, लेकिन अंतिम समय तक है वो संघर्ष करते रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अंतिम समय तक 11 जनवरी 1581 को जब इनका देहांत हो जाता है तो तब तक है वो मुग़लों के साथ है या अकबर की सेना के साथ है वो संघर्ष करते रहते हैं, अकबर की अधीनता वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रास्ता है वो महाराणा प्रताप ने अपनाया था मुग़लों के विरुद्ध, वही रास्ता है वो राव चंद्रसेन ने अपनाया। लेकिन अकबर की जो नीति है वो जो महाराणा प्रताप की जो नीति है वो राव चंद्रसेन की अपेक्षा है वो ज़्यादा व्यवहारिक है वो प्रतीत होती है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने है वो अकबर के विरुद्ध जो नीति अपनाई उस नीति के अंतर्गत है उन्होंने जो महाराणा प्रताप की जो संघर्ष करते मुग़लों सेना की संघर्ष करते हुए जो आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तो उस आर्थिक स्थिति में धन प्राप्त करने के लिए है वो जहाँ राव चंद्रसेन है वो एक प्रकार से अपने ही रियासत के लोगों को है वो लूटना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि वहाँ की जनता है वो राव चंद्रसेन से अप्रसन्न हो जाती है, वो अपनी जनता को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और राव चंद्रसेन को किस तरह से डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर शरण लेनी पड़ती है अपनी जनता के नाराज़ होने के कारण से है। और राव चंद्रसेन है वो एक तरह से मुग़लों को उतनी कड़ी टक्कर नहीं दे पाते हैं जितनी
इतनी कड़ी टक्कर है वो महाराणा प्रताप देते हैं। जबकि जो 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 महाराणा प्रताप है वो एक प्रकार से अपनी सेना अपनी अपनी जनता को है वो नहीं लूटते हैं। आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, मुगलों के साथ संघर्ष प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए अपनी रियासत के को नहीं लूटते हैं। फिर तो जो मुगलों के अधिकार में जो क्षेत्र था, गुजरात, मालवा, उन क्षेत्र को लूटते हैं और इनको एक तरह से भीलों को कनेक्ट करने के लिए है वो एक तरह से उनके अंदर है वो एक तरह से एक संघर्ष की भावना वो पैदा करते हैं, भीलों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। जबकि मारवाड़ की जनता को है वो रावचंद्र सिंह जोड़ नहीं पाते हैं, जबकि महाराणा प्रताप है वो जोड़ने के अंदर सफल रहते हैं। और जोड़ने का परिणाम ये था कि भामाशाह किस प्रकार से महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, और वहीं जो रावचंद्र सेन है उसको किस प्रकार एक तरह से जो महाराणा प्रताप है वो मुग़ल सेना को इतना स्थिति इतनी दयनीय कर देते हैं कि मुग़ल सेना को अपने ही जो अपने पशु है उनको मार करके खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जबकि रावचंद्र सेन है वो मुग़ल सेना की स्थिति वो इस तरह से नहीं कर पाते हैं। इतना जिस तरह से महाराणा प्रताप ने मुग़ल सेना को परेशान किया उस तरह से वो परेशान करने के अंदर है वो रावचंद्र सेन असफल रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि रावचंद्र सेन और महाराणा प्रताप ने दोनों एक ही प्रकार का मुग़लों के साथ है वो संघर्ष का रास्ता अपनाया, लेकिन रावचंद्र सेन है वो एक प्रकार से मारवाड़ की जनता को कनेक्ट नहीं कर पाए और मुग़लों के विरुद्ध इतनी कड़ी टक्कर नहीं दे पाए जैसी कड़ी टक्कर है वो महाराणा प्रताप ने दी। और महाराणा प्रताप ने है वो मेवाड़ की जनता के अंदर है, भीलों के अंदर है, वहाँ की जनता में है वो मुग़लों के विरुद्ध संघर्ष की भावना है वो विकसित की और उनको एकजुट करने का प्रयास किया। वो वैसा जो कार्य है वो रावचंद्र सेन है वो नहीं कर सके। लेकिन इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि राणा प्रताप की जो नीति है वो ज़्यादा प्रभावी थी और ज़्यादा सटीक थी, जबकि रावचंद्र सेन की नीति उतनी सटीक है वो नहीं थी। लेकिन दोनों ने ही संघर्ष का रास्ता अपनाया, दोनों ने ही है वो राजसी भोग विलास को त्याग करके है वो एक प्रकार से उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया और अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वो जीवन पर्यंत है दोनों ने संघर्ष किया। इनमें दोनों में काफ़ी समानता थी और दोनों में काफ़ी असमानता भी थी। दोनों का मार्ग एक जैसा, दोनों का मार्ग अलग अलग, एक जैसा मार्ग, दोनों संघर्ष का मार्ग अपनाया, लेकिन दोनों की जो नीति है उनमें थोड़ी बहुत उनके अंदर अंतर था। जैसे महाराणा जो रावचंद्र सेन है उन्होंने जो संघर्ष का रास्ता अपनाया उसके लिए अपनी सेना का खर्च उठाने के लिए उन्होंने अपने कीमती रत्नों को उनको बेचना पड़ा। अपनी सेना का खर्च है उन कीमती रत्नों से उन्होंने चुकाया और किस प्रकार अपनी सेना का खर्च चुकाने के लिए उनको पोखरण का जो इलाका है वो भी एक प्रकार से वो देना पड़ा, हराय भाटी को देना पड़ा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रावचंद्र सेन ने है वो संघर्ष का रास्ता अपनाया और एक प्रकार से है उस संघर्ष के रास्ते को अपने जीवन पर्यंत है उन्होंने उसका पालन किया और 1581 तक जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक है वो उन्होंने मुग़लों की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब 11 जनवरी 1581 को है वो जब उनका देहांत हो गया तो वहाँ पाली के अंदर है इनका एक स्मारक है वो बना हुआ है। घोड़े पर बैठी हुई इनकी एक प्रतिमा है और उनके साथ 5 रानियाँ हैं। वो ये प्रदर्शित करती हैं कि उनसे समानोवेद की जाती है कि 5 रानियाँ उनके साथ सती हुई होगी। तो विश्वेश्वर राव उन्होंने रावचंद्र सेन की तुलना जो प्रताप से की है वो बिल्कुल सही की है, क्योंकि जिस प्रकार प्रताप ने है वो मुग़लों के विरुद्ध संघर्ष का रास्ता अपनाया और एक प्रकार से जो रावचंद्र सेन है उन्होंने भी संघर्ष का रास्ता अपनाया और उसी संघर्ष के रास्ता का अनुसरण है वो महाराणा प्रताप ने किया। और जो ये राजस्थान के राजपूताना के एक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने मारवाड़ के पहले ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की तरह ही है मुग़लों के साथ है वो छापामार युद्ध नीति है उनका उन्होंने एक तरह से है उसके महत्व को है वो स्थापित किया, क्योंकि एक तरह से उन्होंने जो रावचंद्र सेन है वो पहला राजपूत शासक था जिन्होंने दुर्ग के स्थान पर है वो जंगल और पहाड़ों के क्षेत्र को ज़्यादा एक तरह से क्या है कि दुर्ग के स्थान जंगल और पहाड़ों के क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया और खुले युद्ध के स्थान पर है वो छापामार युद्ध प्रणाली उसको महत्व को स्थापित किया। और जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के बाद रावचंद्र सेन राजपूताना का ये दूसरा शासक था जिन्होंने इस प्रकार की नीति अपनाई, क्योंकि ज़्यादातर शासकों ने है वो संघर्ष के लिए दुर्ग को चुना, जबकि
मेवाड़ के उदय सिंह और जो एक तरह से मारवाड़ के जो रावचंद्र सेन है, उसने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को वो चुना। तो जंगल और पहाड़ी क्षेत्र के रास्ता है वो बाद के अंदर है, उसका अनुसरण है वो महाराणा प्रताप करते हैं। तो राजपूतों के अंदर पहला राजपूत शासक थे जिन्होंने इस प्रकार की नीति है उसका अनुसरण किया और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए है वो अपने अंतिम समय तक है वो मुगलों की आंख के कांटा है वो बने रहे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो राजपूताने के महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन है, दो इस ऐसे स्वाभिमानी शासक थे जिन्होंने जीवन पर्यंत वो मुगलों की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रावचंद्र सेन है का वही स्थान है जो मेवाड़ के इतिहास के अंदर है वो महाराणा प्रताप का है। लेकिन रावचंद्र सेन की उपलब्धियों को उस तरह से उद्घाटित नहीं किया गया, उस तरह से प्रस्तुत नहीं किया गया जिस प्रकार से है वो रावचंद्र सेन की उपलब्धियों को है वो उद्घाटित करना चाहिए। इसलिए इनको मारवाड़ का भूला बिसरा है वो नायक है वो कहा जाता है। और निश्चित रूप से है वो रावचंद्र सेन है वो वास्तव में है वो एक प्रतापी शासक थे और इन्होंने राजसी वैभव के स्थान पर है वो किस प्रकार उन्होंने संघर्ष और त्याग है और जो कष्टपूर्ण जो जीवन है उस रास्ते को उन्होंने चुना। इसलिए हम इनको रावचंद्र सेन को है वो नमन करते हैं। और इन्होंने जिस रास्ते का अनुसरण किया उस रास्ते का अनुसरण फिर महाराणा प्रताप ने भी किया। इसलिए महाराणा प्रताप का जो पथ प्रदर्शक है वो भी हम इन्हें कहते हैं। तो किस तरह से इन्होंने सारण के जो जंगल है उन सारण के जो जंगल है उनमें इन्होंने एक प्रकार से है वो अंतिम समय तक है अपनी जो संघर्ष की नीति है उसको है वो जारी रखा। तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बाद में है वो मारवाड़ का जो महाराणा प्रताप जो रावचंद्र सेन राठौड़ के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने 1562 से लेकर के 1581 तक इनका शासनकाल माना जाता है। और इनके पश्चात जैसा आप जानते हैं कि रावचंद्र सेन की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके पश्चात है वो जो जोधपुर का राज्य है वो 1581 से 1583 के बीच के अंदर है वो मुगल मुगलों ने उनको एक तरह से क्या है कि खालसा घोषित कर दिया था। और जो 3 वर्ष बाद है वो किस तरह से क्या है कि अकबर ने है वो जो उदय सिंह है जो मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाना जाता है, उनको एक प्रकार से क्या है कि जो मारवाड़ का जो शासक है वो स्वीकार की और जिन्होंने एक तरह से क्या है कि मुगलों की जो अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी और एक तरह से मुगलों की कृपा पात्र बना रहा। और मोटा राजा उदय सिंह जैसा आप जानते हैं कि 1587 में किस तरह से अपनी पुत्री मानबाई का जो विवाह है वो अकबर के पुत्र शाहजादा सलीम से जो वो कर देते हैं, जो कि बाद के अंदर जगत गोसाई के नाम से है वो जो प्रसिद्ध हुई, या जिसको हम जोधाबाई के नाम से भी है वो जानते हैं। तो इस तरह से क्या है कि अकबर है वो किस तरह से फिर उदय सिंह को है वो 1000 का मनसबदार वो बना देता है। और ये मतलब एक तरह से मोटा राजा उदय सिंह है वो हम कह सकते हैं कि जोधपुर का एक प्रथम व्यक्ति था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और अब जो हम कह सकते हैं कि जोधाबाई से बाद के अंदर है वो जो खुर्रम जो पैदा हुआ जो कि सांझा के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं रावचंद्र सेन के बाद में जो मोटा राजा उदय सिंह है उन्होंने मुगलों की जो अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन रावचंद्र सेन ने वो मुगलों की अधीनता वो स्वीकार नहीं की। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।